नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे चैनल टेक विपिन गुरु में। आज हम लोग एक नई क्वेश्चन की श्रृंखला चालू करेंगे जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है टोंग परीक्षक यानी टोंग टेस्टर, सीरीज टेस्ट लैंप, एक्सटर्नल ग्राउंड किसका यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटर्नल, बाहरी ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर यानी एक्सटर्नल ग्राउलर को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। इस तरह का अगर डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें हमको बताना है कि ये कौन सी स्पीड कंट्रोल मेथड का डायग्राम है। तो ये आर्मेचर डाइवर्ट विधि है। ये कौन सी विधि है? आर्मेचर डाइवर्ट विधि। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुपर इनेमल्ड तांबे का तार, दूसरा ऑप्शन है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, तीसरा ऑप्शन है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। तो इसका जो सही आंसर है डीसी फील्ड कॉइल के लिए जो बाइंडिंग वायर यूज होता है वो सुपर इनेमल्ड तांबे का तार, ए नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। डीसी मोटर में अगर हमको स्पीड कैलकुलेशन करना है, स्पीड को निकालना है, तो हमारा जो फार्मूला है N=EB/5। पहला ऑप्शन जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो N=EB/5 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पाँचवा, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में जो आर्मेचर रोटेट होता है, घूमता है, वो किस नियम से घूमने की दिशा निकालते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर का क्या नाम है। ये डीसी मोटर का एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें E1 E2 जो आपको दिख रहा है ये फील्ड वाइंडिंग है, A1 A2 जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग के शंट के साथ फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, इसलिए इसको कौन सी मोटर कहेंगे? डीसी शंट मोटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट की दिशा को कौन सा नियम इंगित करता है। जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं उसमें करंट की दिशा निकालनी है कि करंट की दिशा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये किस नियम से हम प्राप्त करते हैं मोटर के लिए? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। इससे पहले भी क्वेश्चन की एक सीरीज बताए थे जिसमें डीसी जनरेटर था तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, लेकिन ये डीसी मोटर इसलिए इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। हमको डीसी मोटर में जो आर्मेचर द्वारा करंट ली जाती है उसका फार्मूला बताना है। फार्मूले का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र है V-EB/RA। ये बैक ईएमएफ वाला ही फार्मूला है। इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये 3 को आप टिक कर देंगे। ये IA=V-EB/RA इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के प्रकार, ये डीसी मोटर किस डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम बना है ये हमको बताना है कि ये किस डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम बना है। तो यहाँ पर एक सीरीज में भी बाइंडिंग दी हुई है और एक शंट में भी बाइंडिंग दी हुई है, तो इसलिए ये कौन सा मोटर हो जाएगा? कंपाउंड मोटर, वो भी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, ये बता चुके हैं अगली वीडियो में भी कि ईबी बैक ईएमएफ होता है EB=NP∅Z/60A। तो जिसमें N भी हो, P भी हो, फाई भी हो,
Z/60 हो तो ये जो आपका तीसरा आंसर है इसमें है AB = NP/Z/60 है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इस उपकरण का हमको नाम बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन है जैसे मैगर है कि भू प्रतिरोधक परीक्षक है कि आंतरिक ग्राउलर है कि बाहरी ग्राउलर है। तो इसका जो सही आंसर है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर है। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर की यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। यदि कॉइल जो पिच है वो पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम हो जाएगा शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग, और अगर अधिक है तो लॉन्ग कॉर्डेड बाइंडिंग। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। DC 4 पॉइंट स्टार्टर है तो उसमें जो होल्डिंग कॉइल है उससे श्रेणी में सीरीज में प्रतिरोधक जोड़े जाते हैं ताकि होल्डिंग कुंडली में करंट को लिमिट सीमित कर सकें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। DC मोटर में, सीरीज मोटर में कई प्रकार की स्पीड कंट्रोल मेथड होती हैं, तो वही कौन सी ऐसी स्पीड कंट्रोल मेथड है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फील्ड डाइवर्टर मेथड, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड को डाइवर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों में DC मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। स्टार्टर क्यों लगाते हैं DC मोटर में, तो ये आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पता ही होगा कि स्टार्टर इसीलिए लगाते हैं ताकि आर्मेचर में करंट को स्टार्टिंग में कम करंट दे सकें। अगर स्टार्टिंग में ही अधिक करंट देंगे तो आर्मेचर हमारा जल सकता है, इसीलिए स्टार्टर लगाते हैं ताकि आर्मेचर करंट को कम कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा नंबर है, आर्मेचर करंट को कम कर सकें। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, यानी श्रेणी बी के अंतर्गत कौन सी कुचालक सामग्री आती है। तो इसका जो सही आंसर है फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान जो होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कई प्रकार की श्रेणी होती हैं, श्रेणी C, श्रेणी D, इस तरह के रहते हैं। तो F का जो तापमान होता है टेम्परेचर वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है कि निरंतर गति ड्राइव यानी कांस्टेंट स्पीड अगर हमको प्राप्त करना है तो किस प्रकार की DC मोटर का हम उपयोग करेंगे। तो जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमको DC शंट मोटर में ही मिलती है। तो DC शंट मोटर यानी जो दूसरा ऑप्शन है DC शंट मोटर सही हो जाएगी। अगर हमको निरंतर गति यानी कांस्टेंट स्पीड प्राप्त करनी है तो DC शंट मोटर का यूज करेंगे, और DC श्रेणी मोटर का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमारे पास लिफ्ट, क्रेन, इन सब में DC शंट मोटर का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी DC मोटर हैवी स्टार्टिंग टॉर्क और हाई रेट एक्सलेरेशन जॉब्स के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी मोटर का उपयोग आ गया, तो हैवी अगर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, हाई रेट एक्सलेरेशन जॉब्स जैसे लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं, DC सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो DC मोटर को संचालित करने के लिए कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम हो जाए, क्योंकि कम्यूटेटर के साथ डायरेक्ट कार्बन ब्रश जो होता है वो जुड़ा होता है, और कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि स्पार्क कम कर दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। आर्मेचर को संतुलित करना है
तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध किस सामग्री के बने होते हैं? जो डीसी स्टार्टर है उसके जो प्रतिरोध हैं वो यूरेका वायर के बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र बनाया गया है? तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये कैसी है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण का चित्र बना हुआ है? ये जो ग्राउलर है, ग्राउलर दो प्रकार के हैं, जैसे आपके एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल ग्राउलर हो गया। तो ये किसका है? ओपन क्वाइल टेस्ट के लिए है ना। ये किसका है? ओपन क्वाइल टेस्ट के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? कम्यूटेटर में स्पार्किंग क्यों होती है? क्या कारण है कि कम्यूटेटर में स्पार्किंग होती है? तो इसका एक ही कारण है कि ब्रश को गलत स्थिति में, जो ब्रश की पोजीशन है वो गलत लगी हुई है, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थ्योरी के 25 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगले भी 25 क्वेश्चन आपको जल्द अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन सभी क्वेश्चन को आप अध्ययन करें और वीडियो को कई बार देखें, आपको इन सब के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वीडियो को आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।